जब मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा झटका लगा कि मेरे कदम खुद ब खुद बाहर की तरफ पलटने लगे, क्योंकि जब मैं उस तरफ आ रहा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे जो मंजर बताए थे उनमें से मुझे एक भी नजर नहीं आया था। उन्होंने कहा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर जब सामने देखा तो कुछ और ही हो रहा था। जैसे ही सामने देखा तो हैरान रह गया। मेरी दुल्हन तो जमीन पर झुककर अपनी दुल्हन के कमरे में जाने से पहले मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था। वो अजीब अजीब बातें कर रहे थे, कुछ मुझे मशवरे दे रहे थे और कुछ ऐसी बातें कर रहे थे जिस पर मुझे गुस्सा भी आ रहा था। क्या वो मुझे छोटा बच्चा समझते थे? एक ने कहा कि तूने पसंद की शादी तो कर ली है, पर मुझसे पूछ, तूने बहुत बुरा किया, क्योंकि अब तुझे सारी जिंदगी अपनी पत्नी के नखरे उठाने पड़ेंगे। ये पसंद से आई हुई पत्नियां जो है ना, इंसान को बड़ा परेशान कर देती हैं। यही अगर अरेंज मैरिज वाली होती तो इतना मामला नहीं होता। दूसरा कहने लगा कि आजकल सब लड़कियां ऐसी हैं, चाहे अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज, आदमी को जलील ही करती हैं। लेकिन अगर आदमी में दम हो तो फिर उसको कोई भी परेशान नहीं कर सकता। और तूने आज के दिन अपनी पत्नी को यह बात बता देनी है कि तू इंचार्ज है, वह नहीं। तेरी मर्जी चलेगी, उसकी नहीं। हाँ, तू अगर उसकी 10 बातें मान ले तो चल, तू भी उसकी 2 बातें मान लेना, लेकिन आज के दिन ही उसे ये बात समझानी है। और अब ये कैसे करना, ये तुझे ही पता होगा। मैंने इतने सारे मशवरे और इतनी सारी बातें सुन ली थीं कि मुझे खुद ही नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। लेकिन यह जो सामने का मंजर था, यह कुछ अजीब सा था। वह जमीन पर झुककर न जाने क्या कर रही थी। जैसे ही मैंने उसे पुकारा, मैंने कहा कि निम्रा क्या बात है, तो वह कहने लगी कि आप बाहर जाइए, मुझे दुल्हन की तरह बैठने दें। वह जिस तरह से बोली थी, मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि तुम्हारी आवाज को क्या हुआ, तो उसने कहा कि मेरे गले में कोई चीज फंस गई थी, आप जरा बाहर जाइए। उसने मुझे बाहर निकाल दिया और कहा कि अब दरवाजा बजाकर आना। मैं 15-20 मिनट बाहर खड़ा रहा। यह वही लड़की थी जिससे मैंने मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन यह मुझे इस लहंगे में कुछ मोटी मोटी सी क्यों लग रही थी? कुछ मोटी नहीं, बहुत ज्यादा मोटी लग रही थी, जबकि यह तो दुबली पतली सी थी और मुझे मोटी लड़कियां अच्छी भी नहीं लगती थीं। लेकिन अभी मैंने जब उसको देखा तो उसका जो हाजम मुझे काफी ज्यादा लग रहा था। फिर मैंने सोचा कि शायद यह उसके कपड़ों का हाजम होगा, क्योंकि दुल्हन के कपड़े काफी भारी होते हैं। थोड़ी देर के बाद मैं कमरे में आया तो वह घूंघट के साथ बिस्तर पर बैठी थी। अभी भी मुझे मोटी लग रही थी, लेकिन यह बात मेरे दिमाग में क्यों फंस गई थी? मेरी पत्नी थी, मुझे तो पता चल ही जाता कि कौन है कैसी। मैंने जैसे ही उसका घूंघट उठाया, मेरे कदमों के तले से जमीन निकल गई। मैंने कहा कि तुम कौन हो, और उसके बाद मेरी आंख सुबह खुली। मैं अपने कमरे में नहीं, बल्कि अस्पताल में था। हाँ, मेरे सारे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार सब हंस रहे थे। वह कह रहे थे कि शादी की सुबह तो लड़कियां अस्पताल जाती हैं, यह पहला दूल्हा है जो खुद ही अस्पताल पहुंच गया। मेरी इतनी बेइज्जती हो रही थी कि मैं क्या बताऊं। वैसे तो सब लोग मजाक ही कर रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे बारे में यह बात हो रही थी। मैं घर में अकेला ही रहता था। मेरा इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं था। रिश्तेदार थे, लेकिन अपने नहीं थे। फैमिली नहीं थी, माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, और रिश्तेदारों में भी ज्यादातर दोस्त थे। जैसे ही मेरी आंख खुली, मैं यह सोचकर परेशान होने लगा कि कहीं उन्होंने भी वह मंजर तो नहीं देख लिया जिस मंजर को देखकर मैं बेहोश हुआ था। तब एक औरत ने कह दिया कि तुम यहाँ पर बेहोश पड़े हो, तुम्हारी पत्नी इतनी शर्मीली है कि वह किसी के सामने भी नहीं आ रही है। कह रही है कि बस तुम्हें अंदर भेज दें। अब तुम्हें होश आ गया है तो थोड़ी देर अपने आप को संभालो और उसके बाद जाओ। तुम्हें बुला रही है, तुम्हारे लिए बेचैन हो रही है, और हम लोगों ने भी अपने अपने घर जाना है। जैसे मैंने बताया, मेरा ज्यादा कोई था नहीं, बस दूर पार के रिश्तेदार थे, कोई चाचा, कोई कजिन, इसलिए मैं रिसेप्शन भी नहीं कर रहा था। मैंने सोचा था कि 15-20 दिन बाद सबको बुलाकर वलीमे की छोटी सी दावत कर दूं। वह जितनी मेरी हैसियत हुई, उतनी वह लोग मुझसे मिल मिला के चले गए, और एक आंटी ने मुझे बताया कि सारा कुछ मैंने बना दिया है, खाना वगैरह भी। अब तुम्हारी दुल्हन ही संभालेगी, क्योंकि वह तो तुम्हारी मोहब्बत से लाई हुई दुल्हन है ना, इसलिए अब उसे पता होना चाहिए कि घर अकेला है। अकेला घर हो तो फायदे तो होते हैं, पर 2-4 नुकसान भी होते हैं। खैर, वह समझ जाएगी। जब वह आंटी जाने लगी तो मैंने कहा कि आपने मेरी दुल्हन को देखा? वह कहने लगी कि हाँ, जब उसके घर गए थे तब देखा था ना।
बहुत प्यारी और खूबसूरत लड़की है। क्यों, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा कि नहीं आंटी, जब विदाई हो रही थी तो आप कहाँ थीं? उसने कहा कि मैं वहीं पे थी। हमने उनको कहा कि विदाई दे दें। उन्होंने लड़की को घूंघट करवाया और कमरे से बाहर निकाला और उसके बाद गाड़ी में बिठा दिया। और तुम्हें तो पता है, सब कुछ ज्यादा धूमधाम से नहीं हुआ, सादगी से ही हुआ है। इसीलिए रुखसती के वक्त कोई रस्म भी नहीं हुई, बस सीधे आकर गाड़ी में बिठा दिया था। मैंने कहा कि हाँ, यह तो मुझे याद है। लेकिन उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा कि बेटा, परेशान लग रहे हो, कोई बात है तो मुझे बताओ। तुम्हारी माँ मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी, अगर कोई परेशानी हुई तो मुझे फोन करना। वह ज्यादा दूर भी नहीं रहती थी। उनका नाम आंटी नज़मा था और मुझे लग रहा था कि मुझे वाकई मदद की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा कि जी, अगर मुझे कोई मदद की जरूरत हुई तो मैं आप ही को फोन करूंगा। वह भी कहकर चली गईं कि कोई मसला नहीं है। लेकिन मसला तो कमरे में बैठा था, क्योंकि जैसे ही मैंने अपनी पत्नी का घूंघट उठाया, वहां पर मेरी पत्नी थी ही नहीं। अब मैं यह सोचकर परेशान था कि मेरी पत्नी कहाँ थी, कमरे में कौन था। मैं अच्छी तरह से जानता था कि वह नेमी नहीं थी। इसलिए मैंने अपना फोन निकाला और जल्दी जल्दी उसका नंबर मिलाने लगा। जैसे ही मैंने उसका नंबर मिलाया, घंटी तो जा रही थी, लेकिन वह फोन नहीं उठा रही थी। मैंने उसको संदेश करने शुरू कर दिए कि कौन है वो जिसको तुमने अपनी जगह पर बिठा दिया है? कहाँ हो तुम? किधर हो? बताओ मुझे, मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कुछ तो बताओ, कुछ तो करो। लेकिन वह जवाब नहीं दे रही थी। पहले तो संदेश जा रहे थे, पर वह देख नहीं रही थी। अब तो संदेश भी नहीं जा रहे थे, मतलब कि वह ऑफलाइन हो गई थी। वह भी मेरी तरह ही थी। उसकी फैमिली में भी उसकी एक माँ ही थी और कुछ इधर उधर के रिश्तेदार थे, ज्यादा अपने लोग नहीं थे। इसीलिए तो हम दोनों ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, वरना ये समाज हमारे बीच में आके खड़ा हो जाता। लेकिन वह थी काफी अमीर। वह अपने बाप की दूसरी पत्नी की औलाद थी और उसका बाप एक रईस और अमीर आदमी था। लेकिन मुझे उसकी दौलत से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे बाप ने भी मेरे लिए घर छोड़ा था और मैं भी पढ़ा लिखा था। और इन्हीं दिनों मेरी बहुत अच्छी नौकरी भी लगी थी। बस सोच रहा था कि अपनी मर्जी की पत्नी ले आऊंगा और साथ मिलके रहेंगे, मोहब्बत होगी, खुशियां होंगी। लेकिन ये क्या, शादी के वक्त मेरी पत्नी ही गायब हो गई। मेरे दोस्त का मुझे फोन आया। ये मेरा दोस्त बाकियों से ज्यादा अलग था। उसने कहा कि तेरे साथ पता नहीं क्या हुआ। मुझे जब कमरे से निकाला तो पसीने से शराबोर हो रहा था, जबकि तेरे कमरे में तो ऐसी लगा हुआ था। लगता है तेरे कमरे का ऐसी बंद हो गया था। अब देख, बाकी सब तो मजाक करके इधर उधर की हाँक के चले गए, लेकिन तू मुझे बताए कि तेरे साथ हुआ क्या था। तू कमरे से बेहोश होकर क्यों निकला? तूने तो हम सब दोस्तों की नाक कटवा दी। ऐसा तो कभी किसी के साथ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा होता है कि कुछ लोग घबरा जाते हैं, उनकी नब्जें बैठ जाती हैं, लेकिन यह सब कुछ कमरे के अंदर ही होता है। तूने तो यह साबित कर दिया कि तू पता नहीं अब मेरे मुंह से कुछ निकलेगा। मैं वह लफ्ज नहीं बोलना चाहता, लेकिन क्या हो गया था तुझे? तेरी तो पसंद की शादी थी ना? तूने क्या उनको पहली दफा देखा था जो तू इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गया? मैं अब इसको क्या बताता? मैंने सोचा कि जब तक मुझे खुद पता नहीं चलता कि मामलात क्या हैं, मैं किसी को क्या बता सकता हूँ। इसलिए मैंने उससे कहा कि अभी मैं बीजी हूँ। मैं कमरे में गया तो वह सामने बैठी थी। ये शुक्र था कि वह सबके सामने नहीं आई थी, वरना यह भांडा भी फूट जाता कि मेरी 20 साल की जवान जहाँ दुल्हन की जगह एक 80 साल की खाला बुढ़ी औरत यहाँ इस कमरे में आकर बैठी थी और मेरी पत्नी बनी बैठी थी। और तो और उसने लहंगा भी पहना हुआ था। मुझे तो उसको देखकर ही अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा कि कौन हैं आप और यहाँ पे क्या कर रही हैं? नीमी कहाँ है? उसने कहा कि मैं ही हूँ तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी शादी तो मुझसे हुई है। मैंने कहा कि यह किस किस्म की बात है? मेरी शादी नीमी से हुई है और हमारी शादी कोई अरेंज मैरिज नहीं, बल्कि मोहब्बत की शादी हुई है। हमें पता है कि हम लोगों ने एक दूसरे से शादी की है। आपको हवा में तीर चलाते हुए शर्म नहीं आती? मैं आपसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ। मुझे बता दें कि नीमी कहाँ है, क्योंकि अब उसका फोन भी बंद हो गया, आउट ऑफ रीच जा रहा है। कोई बहुत बड़ी गेम हो रही है। मेरे साथ इतना बड़ा धोखा वह कैसे कर सकती है? मैंने उसका क्या बिगाड़ा था? हम लोगों ने तो 1 साल के बाद शादी करने का फैसला किया था। 1 साल तक हम लोग अपनी शादी की और आने वाली जिंदगी के प्लान बनाते रहे थे, और अब बीच में यह कहाँ से आ गई? उसने कहा कि देखो, मेरा नाम शबो है,
मैंने कहा, मुझे आपके नाम पते से कोई लेना देना नहीं है। मुझे यह बताएं कि मेरी पत्नी नीमी कहाँ है, जिसके साथ मेरा निकाह हुआ है। उसने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारा निकाह भी मेरे साथ हुआ है और मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। अब तुम जानो और तुम्हारी जिंदगी जाने। बार बार मुझसे एक ही सवाल करोगे तो इसका जवाब बदल नहीं जाएगा। इतना कहकर वह कमरे को साफ करने लगी और मैं हैरान रह गया। अब मैं क्या करता? इसका हाथ पकड़ के इसे बाहर निकाल देता, लोगों को बताता कि यह देखो मेरे साथ क्या हो गया। मैं सिर्फ इसी से पूछ सकता था या नीमी से पूछ सकता था। नीमी का नंबर बंद हो गया था और यह औरत मुझे सीधे मुंह कोई बात नहीं बता रही थी। मैं घर से ही बाहर निकल गया। अब इतनी बड़ी बात मैं अपने दिल में कब तक रख सकता था? लेकिन यह बात सबको बताने वाली नहीं थी। मेरे दोस्तों के फोन आने लगे। उन्होंने कहा कि अगर तू ठीक है तो हम तेरी और भाभी की दावत करना चाहते हैं। मैंने कहा कि नहीं, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वह भी थोड़ी बीमार हो गई है, हम दावत में नहीं आ सकते। सबने कहा कि दावत तो अगले दिन ही होनी थी ना, तूने रिसेप्शन भी नहीं किया। हम करवा देते हैं तेरा रिसेप्शन, तो आजा दावत करते हैं। लेकिन मैंने उनको बड़ी मुश्किल से टाल दिया। मैंने कहा कि नहीं, 1 हफ्ते बाद प्लान बनाएंगे, जबकि मुझे पता था कि अगर 1 हफ्ते में यह मामला हल नहीं हुआ तो मैं 1 हफ्ते बाद भी नहीं जा पाऊंगा। क्या हो रहा था मेरे साथ? ये हो क्या गया था? नीमी कहाँ थी? कहाँ चली गई थी? अचानक से कैसे गायब हो गई? ऐसे गायब हो गई जैसे कभी थी ही नहीं। कहीं मैं पागल तो नहीं हो गया था? कहीं मैंने इसी औरत को नीमी तो नहीं समझ लिया था? कहीं यही तो वह औरत नहीं थी जिसके साथ मैंने मोहब्बत की थी और मुझे यही औरत नीमी जैसी खूबसूरत लगती थी? क्या मेरा दिमाग इस हद तक खराब तो नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता था। मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई पागल था। जब मैं वापस घर आया तो घर का माहौल देखकर मैं हैरान रह गया। क्या ये मेरा घर था? घर को इतनी अच्छी तरह से सजाया गया था, चमकाया गया था, साफ किया गया था कि मैं हैरान रह गया था, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेला रहता था। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं घर में नहीं बल्कि जन्नत में आ गया हूँ। इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। और एक खुशबू नहीं आ रही थी। एक तो घर की सफाई सुथराई की खुशबू थी और दूसरी खाने की खुशबू थी। जब से मैं बेहोश हुआ था उसके बाद से मैंने कुछ भी नहीं खाया था। सिर्फ आंटी ने मुझे एक जूस का गिलास ही पिलाया था, तो मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। मैंने देखा तो उसने सामने टेबल पर खाना लगा दिया था। यूं समझो कि खाना लगाया नहीं, खाना चुन दिया था। ऐसा लगता था कि कोई शाही दावत है। मैं हैरान रह गया। मेरा तो मूड था कि मैं न तो इससे बात करूंगा और न ही इसका बनाया हुआ खाना खाऊंगा। यह मुझे कहेगी कि खाना खा लो तो मैं कहूंगा कि मुझे भूख नहीं है और मुंह बना के कमरे में चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही उसने कहा कि खाना खा लो तो मैंने कहा कि हाथ मुंह धो के आता हूं। मैं हाथ मुंह धोने गया तो मेरा गुसलखाना भी चमक रहा था। अरे, गुसलखाने से तो मुझे आज तक खुशबू नहीं आई थी, लेकिन अब यहाँ से भी खुशबू आ रही थी। उसने तो एक ही दिन में मेरे घर को जन्नत बना दिया था। खैर, मैं बाहर आया और वो मेरे लिए खाना निकालने लगी। मैंने कहा कि मैं खुद ले लूंगा। जब मैंने खाना खाया तो मैं हैरान रह गया। इतना लजीज खाना। ये औरत थी या कोई जादूगरनी? क्या इसने यह घर जादू से साफ किया था और यह खाना भी जादू से बनाया था? क्योंकि इतना लजीज खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया था। मुझे वो दिन याद आया जब मैं और नीमी एक कैफे में बैठे थे और वो कहने लगी थी कि मुझे तो खाना बनाना नहीं आता। मैंने कहा कि तुम मजाक कर रही हो, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे खाना बनाना नहीं आता। मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? घर में नौकरानी थी, वही खाना बनाती थी, या फिर अम्मी खाना बनाती थी। मेरा कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। मैंने कहा कि फिर खाना कौन बनाएगा, क्योंकि मेरे घर में भी और कोई औरत नहीं होगी। तो उसने कहा कि कर लेंगे कुछ न कुछ। आजकल तो ऐसे ऐसे होटल हैं, अच्छे अच्छे खाने होते हैं, साफ सुथरे तरीके से बनाए जाते हैं। ऑन ऑर्डर कर लेंगे। थोड़ा बहुत मैं सीख लूंगी, थोड़ा बहुत तुम सीख लेना। कभी तुम बना लेना, कभी मैं बना लूंगी। मैंने उसे समझाया कि सीखने से वो वाले खाने तो नहीं बनाने आते ना जो अच्छे वाले खाने होते हैं, जैसे निहारी, बिरयानी, नरगिसी, कोफ्ते। तो उसका कहना था कि वो खाने तो मेरी माँ को भी नहीं आते थे, तो मुझे किसने सिखाने थे? ये तो शाही खाने होते हैं। लेकिन आज हमारे इस टेबल पर यही खाने पड़े हुए थे। मेरी इस बूढ़ी बीवी ने, वो मेरी बीवी ही थी, उसने नरगिसी कोफ्ते भी बनाए थे और निहारी भी, और बिरयानी तो लाजवाब थी। मैंने इतना पेट भर के खाना खा लिया कि मुझे लगा कि मेरी तबीयत ज्यादा खाना खाने की वजह से ही कहीं खराब ना हो जाए।
इसके बाद उसने मुझे ग्रीन टी पिलाई और जब मैं कमरे में गया तो बिस्तर पे लेटते ही मुझे नींद आ गई। लेकिन बीच रात मेरी आंख खुल गई ये सोच के कि कहीं वो मेरे पास तो नहीं लेटी। पर जब मैंने देखा तो वो मेरे पास नहीं लेटी थी, वो सोफे पर सो रही थी। मैं उठकर बाहर चला गया। उसने सारे बर्तन भी धो दिए थे और बावर्ची खाना भी साफ किया था। सुबह नाश्ता भी मुझे ऐसा ही मिला। मेरे सारे कपड़े भी धुले पड़े थे और इस्त्री भी हुए पड़े थे। 1 हफ्ते के अंदर उसने मेरी इतनी खिदमत की थी ना, अच्छे अच्छे खाने बनाए, इतने अच्छे नाश्ते बनाए कि मैं हैरान रह गया। और मैं दिल में ये सोचने लगा कि कहीं से नेमी वापस आ जाए और इस औरत को हम लोग घर संभालने के लिए रख लें। अगर ये कहेगी कि मुझे 50,000 तनख्वाह चाहिए तो मैं उसे 50,000 तनख्वाह भी दे दूंगा। लेकिन मेरी नेमी कहाँ है? मैं बार बार उसका नंबर मिला रहा था, बार बार उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहा था। मेरे पास जो भी रास्ते थे मैंने सारे इस्तेमाल कर लिए थे, यहाँ तक कि मैंने ईमेल भी किया, नंबर पे भी बात करने की कोशिश की। लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गई थी। मैंने दोबारा से इस औरत से पूछने की कोशिश की कि ये सब क्या है, मुझे बता दो। उसने कहा कि आप जितनी दफ़ा भी पूछेंगे मेरा जवाब नहीं बदलेगा, इसीलिए बार बार मुझे इम्तिहान में ना डालो। एक बात थी कि वो बीवियों की तरह घर भी साफ कर रही थी, खाने भी बना रही थी, मेरे कपड़े भी सेट कर रही थी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं चाह रही थी। वो अपना हक नहीं मांग रही थी मुझसे, ना ही मेरे पास आ रही थी, ना मुझसे कोई ऐसी वैसी बात कर रही थी। 1 हफ्ता कैसे गुजर गया पता ही ना चला। मेरे दोस्तों ने फिर से दावत का शोर डाल दिया। मैंने कहा कि नहीं आ सकता तो वो ही अचानक से मेरे घर आ गए। उन्होंने धावा बोल दिया। अब वो सारे बैठक में बैठे थे और कह रहे थे कि भाभी से कहो कि कोई अच्छी सी चीज बना दे, हम तो साथ सामान भी लेकर आए हैं। मैंने दिल में सोचा कि खाना तो बन जाएगा, लेकिन भाभी की शक्ल उनको कैसे दिखाऊंगा। खैर, मैंने इस औरत से कहा कि 8 लोगों के लिए खाना बनाना है, सामान वो लोग लेके आए हैं। उसने कहा कि 1 घंटे में बन जाएगा। मैं हैरान रह गया। मैंने कहा कि 1 घंटे में 8 लोगों का खाना बन जाएगा कैसे? तो कहने लगी कि हाँ बन जाएगा। मैंने कहा कि आप बिरयानी बना लो, बाकी सामान मैं बाहर से लाता हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं बिरयानी भी बना लूंगी, खीर भी बना लूंगी, और मीठे में कुछ और आपको खाना हो तो वो भी बना लूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि मुझे मीठा बहुत पसंद है। उसने कहा मैं सालन भी बना लूंगी, और मैं तो हैरान रह गया। उसने जाकर डाइनिंग टेबल सजा दिया और मैंने उससे कहा कि आप सामने नहीं आना। उसने हाँ में सर हिलाया। वो एक बात अच्छी थी कि वो सीधी बात का सीधा जवाब देती थी, ना तो कोई सवाल करती थी, ना ही कोई बात जो मैं उससे कहता था वो कर देती थी। मेरे दोस्तों ने कहा कि भाभी कहाँ हैं? तो मैंने कहा कि यार अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई, खाना बना के बेचारी को चक्कर आ गया, अपने कमरे में सो रही है, तुम लोग खाना खाओ ना। इन लोगों को मेरी ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि ये क्या बात हुई, हम तो भाभी से मिलने आए थे। लेकिन जब उन्होंने खाना खाया तो वो खाने की तरफ ही लग जाए, ऐसे उन्होंने खाया कि हैरान रह गए। कहते हैं ये कैसी बीवी मिली है तुझे यार, लानत भेजो बाजार के सारे होटलों पे। इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती है तेरी बीवी, तेरी तो लॉटरी लग गई। वो कहते हैं ना कि शादी हमेशा अच्छा खाना बनाने वाली से करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद प्यार तो खत्म हो सकता है लेकिन भूख खत्म नहीं हो सकता। तो तू पार हो गया मेरे यार। जो भी मेरे घर आता था आजकल मेरे कपड़ों को देखता था, मेरे ऑफिस में ले जाए हुए खाने को छक लेता था, वो हैरान रह जाता था और कहता था कि तुझे तो दुनिया पे ही जन्नत मिल गई है। मैंने कहीं पे ये लिखा हुआ पढ़ा कि मर्द को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके घर को घर बनाने वाली और उसे सुकून देने वाली कैसी दिखती है, उसे सिर्फ सुकून से फर्क पड़ता है। और सुकून तो मुझे मिल रहा था। 7 महीने होने वाले थे। 2 हफ्तों से मैंने नेमी के बारे में सोचा भी नहीं था। जब एक दिन वो अचानक वापस आ गई, मैं घर आया तो वो घर में बैठी थी, रो रही थी, कह रही थी कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो कैसी हालत में थी वो मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसको देखकर ऐसा नहीं लग रहा था। मैं भी उसको देखकर हैरान हुआ। उसने कहा कि अब मैं वापस आ गई हूँ, मजबूरी थी, मुझे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था और मुझे अपनी जगह उस औरत को बिठाना पड़ा ताकि इज्जत खराब ना हो। और उसको भी मैंने ये कहा था कि किसी को कुछ ना बताना। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो झूठ बोल रही है। उसकी कोई भी बात, उसका कोई भी बयान, उसकी किसी भी बात का जवाब वो साबित नहीं कर पा रही थी।
कौन ऐसा अगवा करता है जो 7 महीने तक उसे अगवा करके रखते और उसके बाद अचानक से छोड़ देते हैं। मैंने कहा कि तुम इतने दिनों से कहाँ पे थी? उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैंने कहा कि तुम ठीक हो? उसने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जैसी गई थी वैसी ही वापस आई हूँ। किस किस्म की बातें कर रही थी? खैर, वो बूढ़ी शबनम ने जाने की तैयारी कर ली। उसने कहा कि मुझे कहा था कि तुम अपना मुंह ना खोलना, बस चुप करके रहना। वो वहां से जा रही थी और मुझे अजीब सा लग रहा था। जाते जाते उसने मुझे एक बात बताई। उसने कहा कि पता नहीं मैं यह बात आपको क्यों बता रही हूँ, लेकिन आप अच्छे आदमी हैं, इसलिए मैं आपको यह सब कुछ बता रही हूँ। उसका पहले किसी और के साथ चक्कर था और उसने कहा कि अगर तुमने शादी की तो तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारे होने वाले शौहर को भी। इसलिए उसने कहा था कि तुम 7 महीने मेरे साथ बाहर के मुल्क में गुजारो। जब मेरा दिल भर जाएगा तो मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। ये उसी के साथ बाहर के मुल्क चली गई थी और मुझे यहाँ बिठा के गई थी। अब उसका दिल भर गया तो उसने वापस भेज दिया। झूठ बोल रही है, यह अगवा नहीं हुई है। तो मैं हैरान ही रह गया। इसका मतलब कि नेमी ने मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म किया था। शादी तो मेरी नेमी के साथ ही हुई थी और वह उस लड़के के साथ 7 महीने हनीमून बना के वापस आ रही थी और अब कह रही थी कि मैं वापस आ गई हूँ। उसने अगले दिन से ही घर को इस तरह से हैंडल करना शुरू कर दिया जैसे यह उसका घर है, लेकिन उसने घर का वह हाल किया कि मैं हैरान रह गया। सारा घर गंदा पड़ा था, खाना उसे बनाना नहीं आता था। 2-3 दिन ही मैं उसे बर्दाश्त कर पाया। उसके बाद मैंने उसे कह दिया कि मुझे सब पता चल गया है। वह कहने लगी कि झूठ है, वह बुढ़िया तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रही है। मैंने कहा कि फिर तुम ही बताओ कि 7 महीने तक कौन किसको अगवा कर रहा था, और फिर तुम कहती हो कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उन्होंने तुम्हें अगवा ही क्यों किया था जब उनको तुमसे कुछ चाहिए ही नहीं था? पहले तो वह इनकार करती रही, लेकिन फिर मान गई और उसने कहा कि तुम्हें आजकल कोई भी लड़की ऐसी नहीं मिलेगी जिसका कोई पास्ट ना हो। मेरा भी पास्ट था, लेकिन मैं उस पास्ट को निपटा के आई हूँ। और ऐसे नहीं आई हूँ, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। उसने मेरे अकाउंट में बहुत सारे पैसे डाले हैं। यूं समझो कि हम फिर से पूरी दुनिया की सैर करने जा सकते हैं और अब मैं तुम्हारी हूँ। मैंने कहा कि हाँ, मुझे शायद कोई ऐसी लड़की ना मिले जिसका कोई माजी ना हो, लेकिन मेरा कोई माजी नहीं है। मर्द होकर मेरा पता साफ है, तो फिर मैं तुम्हें कैसे कबूल कर सकता हूँ? उसने कहा, फिर तुम क्या करोगे? उस शबनम से शादी करोगे? मैं खामोश हो गया। जैसे औरत की खामोशी कभी कभी हाँ होती है, ऐसे ही मर्द की खामोशी भी हाँ हो सकती है। मैंने नेमी से जान छुड़वा ली और उससे अपने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन अभी मुझे यह नहीं पता कि मैं शबनम से शादी करूं या नहीं, क्योंकि वह घर को संभालने में बहुत अच्छी है, लेकिन एक औरत को हम सिर्फ घर संभालने के लिए तो नहीं लाते। अब मुझे आप लोगों की मशवरा की जरूरत है। आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। मुझे ये भी पता चला है कि वह औरत बड़ी मजबूर है। उसने यह सब कुछ पैसों के लिए किया था, क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है, और यहाँ से वह किसी के घर नहीं बल्कि महिला आश्रम गई है, क्योंकि पहले भी वहीं रहती थी। नेमी उसे वहीं से पकड़ के लाई थी। अब तो वह भी उसकी मदद नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपना मुंह खोल दिया। अब मुझे आप लोगों के मशवरा की सख्त जरूरत है। मुझे बताइए कि मैं इस औरत से शादी कर लूं या फिर उसकी मदद करने के लिए कोई और कदम उठाऊं। अपना मशवरा मुझे जल्द से जल्द लिखकर भेज दीजिएगा। बताइए, ताकि मैं फैसला कर सकूं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।